नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने एक प्रश्न पूछा है, कमेंट किया है कि अलॉटमेंट कैसे करते हैं, उसके नियम क्या है। तो इस चीज़ में हम पहले बात करते हैं। अलॉटमेंट यानी वितरण, मकानों का वितरण, जिसको मराठी में आम बटन बोलते हैं। तो दोस्तों, पहले शुरुआत करते हैं वीडियो की। अलॉटमेंट करने के पहले बिल्डर अपनी जो भी उनके यहाँ पे पात्रता की यादी है और सोसाइटी, ये सबमिट करेगा एआर डिपार्टमेंट के पास। एआर डिपार्टमेंट यानी सहायक निबंधक उस यादी की पड़ताल करेंगे, तो वेरिफिकेशन करेंगे कि भाई यादी सही है या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने किसी थर्ड पर्सन का भी नाम दे दिया इसके अंदर में। तो वो वेरिफिकेशन होगा। उस वेरिफिकेशन के बाद एआर डिपार्टमेंट कंफर्म करेगा कि क्या इस प्रोजेक्ट में किसी के भाड़े बाकी है या नहीं। प्रोजेक्ट में भाड़े किराए किसी की बाकी है या नहीं। अगर किराया बाकी है तो अलॉटमेंट नहीं होगा, सर्कुलर 210A के अनुसार। लेकिन इसमें भी कारण है। कारण ये है कि अभी जहाँ तक मुझे पता है कि सर्कुलर 153 जो भाड़े के विषय में दिया गया है, एक अधिकार लोगों का, उसका उपयोग हर आदमी नहीं, हर झोपड़ी धारक नहीं करता है। उनके मन में एक शंकाएं हैं कि यदि हम वहाँ पे जाएंगे तो बिल्डर हमको रखड़ाएगा, हमको घर नहीं देगा। तो जैसे दोस्तों, मैंने आज की ये वीडियोस, आज की मतलब ये वीडियो कल जाएगी, मतलब कल की वीडियो जो मैंने बनाया था कि अलॉटमेंट कौन कौन करता है, तो ये चीज़ के ऊपर वीडियोस मैंने बनाए थे। उसके मैंने क्लियर कट कहा और क्लियर कट बताया हूँ कि ये सरकारी योजना है, इसमें बिल्डर का हस्तक्षेप नहीं चलता है, ना सोसाइटियों का हस्तक्षेप। सोसाइटी हस्तक्षेप वहाँ कर सकती है जहाँ व्यक्ति पात्र नहीं है। मेंबर के साथ सोसाइटी कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकती, ये उनके कानून में नहीं है। ये पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि जो सोसाइटी या कमेटी ऐसा करती है, वो अगर गलत पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी 78A में। ये बात भी आप समझिए। 78A महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट, तो उसके अंदर कार्रवाई होगी कि सोसाइटी की जो कमेटी है, उनका जो भी कार्य है वो नहीं कर रहे, अपने मेंबरों को के साथ षड्यंत्र कर रहे, छल कर रहे, इसलिए उनको तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और उसकी इंक्वायरी के बाद, इसकी इंक्वायरी के बाद 77A और 77I में ऑर्डर पास होगा और इलेक्शंस लगेंगे, नई कमेटी चुनी जाएगी। तो ये तो रहेगी बात सोसाइटियों की। लेकिन अब आते झोपड़ी धारक के मन में जो चीज़ें हैं, उनका जो डर था, वो डर सिर्फ एक भ्रम था, और भ्रम है और भ्रम रहेगा। जो कमेटी के लोग, जो वहाँ के बिल्डर के जो हार्लिंग्स होते हैं, जिनको वो काम पे रखते हैं, उन लोगों द्वारा एक दुष्प्रचार किया जाता है ताकि लोगों के मन में एक डर पैदा हो और लोग डेवलपर्स को कोऑपरेट करें, उनके खिलाफ बगावत नहीं करें। तो ये चीज़ समझने वाली है कि यदि आपने 153 में वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है, तो डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे आपकी सोसाइटी में किसी का भाड़ा, रेंट, किराया बाकी है? ये आप मुझे बताइए। क्या पता चलेगा? नहीं।
लेकिन अगर आपने वो एप्लीकेशन वहाँ फाइल किया है, उसकी हेयरिंग चलती है और रिकॉर्ड पे आता है, और जितने लोगों ने वहाँ पे फाइल किया है वो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय दी एसआरए। वो प्रोटेक्टेड होते हैं कि उनको भाड़ा एसआरए दिलाएगा, ये अधिकार है, मूलभूत अधिकार है उनका। तो इस चीज़ों में जो भी ये लोग गुमराह कर रहे हैं और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनकी बातों पे ध्यान न देके, अगर आपका, जैसे कि मुझे कमेंट्स आया था कि बिल्डर अलॉटमेंट करने की तैयारी कर रहा है, 2-2 3-3 साल का भाड़ा बाकी है। तो सर 2-2 3-3 साल का भाड़ा यदि बाकी है तो आप 153 में तुरंत एप्लीकेशन फाइल कीजिए। अगर वो एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल करते हैं तो अलॉटमेंट उनका रुक जाएगा। सर्कुलर 210 के 10A के हिसाब से उनका अलॉटमेंट रुकेगा और वहाँ पे पहले बिल्डर को कहा जाएगा कि भैया पहले इनके भाड़े क्लियर करिए, तब अलॉटमेंट होगा। अब अलॉटमेंट के समय डेवलपर्स को बताना पड़ता है कि भाई मेरी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, मेरी बिल्डिंग में इतने रूम्स हैं और मैंने इतने टेनामेंट्स हैं, मैं इनके लिए रूम बनाया हूँ, और उसके विंग्स बताते हैं कौन से विंग्स है क्या है, उस हिसाब से अलॉटमेंट होता है। जो कि सर्कुलर 162 के आधार पे सहायक निबंधक के कार्यालय द्वारा अलॉटमेंट किया जाता है और आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है। पोजीशन लेटर पहले डेवलपर्स देता था, अब उसमें संशोधन किया गया है, वो भी अब स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाएगा। वहाँ से चाबी भी आपको वहीं मिलेगी, बिल्डर का कोई लेना देना नहीं। बिल्डर को खाली जो बालवाड़ीज है, ये सब बालवाड़ी भी नहीं, सोसाइटी ऑफिसेज है, ये सब अलॉटमेंट हैंडओवर करना है सोसाइटी को। अब ये चीज़ें आपके दिमाग में आ गई कि अलॉटमेंट करने का तरीका क्या है। लेकिन अलॉटमेंट करने के पहले भाड़े का मेन इशू है, भाड़े इशू का जो मैटर है वो आप अगर वहाँ पे आपका अपील फाइल है, एप्लीकेशन फाइल है, किया है आपने, तो डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि आपका भाड़ा बाकी है या नहीं बाकी है। अब जिसके भी 2-2 3-3 साल के भाड़े बाकी है, उनको मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि जब भी आप 153 में अपील फाइल करो या नोडल ऑफिसर के पास आप मेल कीजिए, लेकिन आप दोनों तरफ करिए दोस्तों। मेल अगर आप करते हैं नोडल ऑफिसर के पास तो समझ लीजिए कि 2-4-6 महीने नोडल ऑफिसर आपका ख़राब कर देगा, कोई आपको उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसलिए आप दोनों जगह फाइल के लिए 153 भी फाइल कीजिए और नोडल ऑफिसर को मेल भी कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप वो फाइल करेंगे तो फाइल के साथ में बिल्डर ने आपके घर कब तोड़े हैं, जैसे आपको ताबा पत्र वगैरह दिया है, जो भी दिया है उसकी कॉपी लगाइए, अटैच करिए। और आपके आधार कार्ड एनेक्शल 2 की कॉपी, जैसे मैंने बताया, सबको बोला हूँ, एनेक्शल 2 की कॉपी जो भी पात्र सदस्य है वो एनेक्शल 2 की कॉपी सर्टिफाई की निकाल के रखिए। हो सके 2 कॉपी निकालिए या 1 कॉपी भी निकालिए, लेकिन निकालिए, क्योंकि वो हमेशा काम देगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, समझ लीजिए ये घर का सर्टिफिकेट है आपके पास, वो जिसको सनद बोलते हैं ना सर, तो एनेक्शल 2 वो सनद है, उसी की कैटेगरी में आता है वो। तो वो पहले आप कीजिए। तो एनेक्शल 2 का आधार कार्ड, एनेक्शल 2 की कॉपी, आपके ताबा पत्र जो आपने पोजीशन हैंडओवर किया है बिल्डर ने जब आपको भाड़ा शुरुआत किया है, उसकी कॉपी लगाइए। उसके बाद आपके बैंक के जो डिटेल्स, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर का जो पहला पेज आता है वो लगाइए, या आपके पास चेक है तो चेक का झेरोक्स लगाइए, या ओरिजिनल चेक लगाना है तो क्रॉस करके कैंसिल करके ओरिजिनल चेक लगाइए। अब उसके बाद जब जब बिल्डर ने आपको भाड़े दिए हैं, वो भाड़े का जो भी आपके पासबुक पे एंट्री है उसकी कॉपी लगाइए, उसको मार्क कीजिए, और उसके बाद एक पेज डिटेल्स लगाइए। डिटेल्स में ये बताइए कि भाई मेरे घर इस दिन को टूटे थे, बिल्डर ने पहले भाड़ा इस तारीख को दिया और ये ईयर का दिया। जैसे कि मेरा भाड़ा जून
2016 को, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जून 2016 को मैंने पोजीशन दिया, तो आपको जो भी भाड़ा मिला जून 2016 या 17 या 18 या 20, जो भी बिल्डर ने चेक दिया 16 को, वो पास हुआ या पहले दिया, वो 16 जिस दिन पे आपने डेमोलेशन किया उस दिन से आप डेट लीजिए कि भैया इस दिन को पोजीशन दिया और ये मेरा भाड़ा 2016/2017 का दिया है। अब 2016-2017 क्यों है? क्योंकि जून महीने में जब आपका भाड़ा दिया गया है तो 12 महीना आपका पूर्ण होता है 2017 में, तो इसलिए 2017 का दीजिए। दूसरा आप लीजिए तो वहाँ पे लिखिए 2017 से 2018 तक का भाड़ा दिया। तीसरा भाड़ा 2018 से 2019 दिया। कितना भाड़ा दिया, आपको 5% बढ़ा के दिया है या नहीं दिया है उसका जिक्र कीजिए कि इसका 5% बढ़ना होता है, लेकिन इन्होंने बढ़ा के नहीं दिया है। इस सब की पूरी यादी तैयार कीजिए, बराबर है। अब जहाँ तक भाड़ा दिया है वहाँ तक देने के बाद अब उसके अंदर बैलेंस भाड़े का बताइए। अब बैलेंस भाड़ा समझो मेरा बाकी है 2019-2020 से 2018 तक के भाड़े मुझे मिले हैं, 2018-2019 तक के भाड़े मुझे मिले। अब मुझे 2019 से 2020 का भाड़ा नहीं मिला है, तो 2019 से 2020 का इतना भाड़ा मेरा बाकी है, 2020 से 21 का इतना भाड़ा बाकी है, 2022 से 2023 का इतना भाड़ा बाकी है, 2023 से 2024 का इतना भाड़ा बाकी है, और उसमें 5% इंक्लूड कीजिए, 5% इंक्लूड कीजिए और टोटल मारिए। टोटल मारने के बाद बताइए कि मेरा इतना भाड़ा पेंडिंग है, और पूरी लिस्ट मैंने दे दिया है पूरी क्रोनोलॉजिकल सिस्टम से, जो लाइन से दे दिया हूँ मैं, और उसके बाद उसको आप पुटअप कीजिए। क्यों? हम क्या करते हैं, जो लास्ट भाड़ा है उसकी कॉपी लगा के देते हैं ये भाड़ा। अब प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हमारे साथ वो घटित हुआ। मैं जो भी यहाँ पे चैनल पे बोलता हूँ ना सर, यूं ही नहीं बोलता हूँ। ये जो चीज़ है ये मैंने किताबों से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम भी गलतियाँ करते हैं ना सर, मैं भी इंसान ही हूँ। आप सोचेंगे अरे आप एसआर के बारे में जानकारी रखते हो तो आपने कैसे, तो मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ होती है और गलतियों से ही हम सीखते हैं, और वो गलती से जब सीखने के बाद उससे रिजल्ट निकलता है तो हम आपको बताते हैं कि सर ऐसे करिए, क्योंकि आपको वापस से नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हमने भी जो उस समय पुटअप किया तो आखिरी लगा के दे दिया था। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, अब भाड़ा मेरा बाकी है 2020 का, डेवलपर ने क्या किया 2022 में भाड़ा दे दिया। अब ये बता रहे कि भाई ये तारीख को मैंने भाड़ा दिया था। अब मैटर वही हमारे सामने आया, बिल्डर ने रिपोर्ट डाला कि भाई ये तारीख को 22 को मैंने भाड़ा दिया था। अब हमारे हियरिंग में हमने एक ही वर्ड बोला कि मैडम ये तारीख को हमारे पास भाड़ा आया, ये हम डिनाई नहीं करेंगे, और जो कि हमारी लिस्ट में भी हमने डाला कि भैया ये तारीख को भाड़ा आया था, लेकिन वो भाड़ा 2020 का था, वो भाड़ा 2020 का था। तो 2020 से 2022 के बीच का जो ईयर गया है उसका बकाया भाड़ा कौन देगा? तो प्रश्न यहाँ उठता है। अब हमने क्या किया था, पूरा जो भी पासबुक का सब डिटेल लेजर कॉपी लगा दिया था, बैंक के लेजर्स थे वो लगा दिए, और उनको बोलिए कि भाई अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो क्या बैंक का लेजर गलत कर रहा है, ये गलत बता रहा है। अब वहाँ पे बिल्डर अटका, उसका स्क्रूटनी हुई। स्क्रूटनी का मतलब होता है उसकी तहकीकात की गई, उस पर देखा गया कि भैया दोनों में क्या गड़बड़ी है। उसके अंदर हमारी जो चीज़ थी वो सत्यता पाई गई, और टोटल के टोटल हमारे जितने भाड़े थे 2024 तक, हमारे 6 लोगों के भाड़े एआर डिपार्टमेंट ने हमारा अकाउंट नंबर से, नाम से, आईएफएससी कोड लगा के लेखा अधिकारी यानी अकाउंट डिपार्टमेंट को भेज दिया कि इनको इतने भाड़े प्रोवाइड कीजिए। जहाँ की डेवलपर्स ने 3,70,00,000 रुपए उनके जमा है, 3,70,00,000 समथिंग कुछ है, 600-700 उसको छोड़िए, ये 3,70,00,000 क्योंकि मुझे याद नहीं है डिजिट। अब वो भाड़े चले गए, और हो सकता है कि सोमवार को या मंगलवार को वो भाड़े हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो दोस्तों एक बात बताइए, हर व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि ठाकुर जी आपका मैटर क्लियर हुआ कि नहीं, तो अब हुआ।
अब होगा, क्योंकि हमने पीछा नहीं छोड़ा, हम लड़ते गए। ठीक है, गलतियां हुई, उसको सुधारा हमने, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो गलतियां और लोग करें। इसके लिए हम हर चीज की जानकारी इस चैनल के माध्यम से, जागो इंडिया जागो चैनल के माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो इस सारे में से व्यथित है, जो विक्टिम है, जो परेशान है, ताकि उनको डबल बार काम नहीं करना पड़ा जिससे हमको डबल बार करना पड़ा। तो इसके लिए दोस्तों मैं कहता हूं कि जो भी एप्लीकेशन बनाइए, अब जो मैंने जब बताया उस हिसाब से अब डालिए। अब वहां पे क्या होगा, आपका जो अकाउंटेबिलिटी बराबर दिखाई देगी। अब डेवलपर को बोला जाएगा भैया तुम भी हिसाब दो, ये तारीख को तोड़ा था, भाड़े आज तक कितने दिए, तब वहां पे डेवलपर्स की चोरी पकड़ी जाएगी। तो दोस्तों इसलिए कहता हूं, हमने लड़ाई लड़ा, शांति से लड़ा, जैसे भी लड़ा, समय गया 2020 से आज 2024 हुआ, लेकिन दोस्तों रिजल्ट निकला ना। कितने भी करप्टेड हो अधिकारी, कितने भी करप्टेड होने दो अधिकारी, हुआ ना काम? हुआ कि नहीं हुआ बताइए? ऑर्डर्स निकल गए, अकाउंट डिपार्टमेंट में चले गए, शनिवार बंद था, संडे छुट्टी है, और ये 27 तारीख को गए। हो सकता है कि मंडे, सोमवार या मंगलवार तक हमारे भाड़े आ जाएंगे। अब हमारे भाड़े में अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो ये भी बताता हूँ। हमारे लिए नहीं, हमारे बेनिफिट हुआ, प्रॉब्लम बिल्डर का हुआ। अब बिल्डर जो भाड़े हर साल देता था, कभी 5% बढ़ाता था, कभी ऐसे ही भेज देता था। अब हमने जो भी भाड़े जहाँ पे 5% नहीं बढ़ाए तो वो भी इंक्लूड किए, भैया ये भी हमारा अधिकार, हमको चाहिए। हमारे कुछ लोगों का प्रॉब्लम्स ये था कि उनके कुछ बकाया भाड़े थे, बाकी थे, वो भी हमने डाला, वो भी ऐड करना पड़ा। यानी पर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को उसमें बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन उसका फायदा भी हो रहा है। 5% के हिसाब से बढ़ा के भाड़े मिले, वो आने वाले हैं, सोमवार मंगल तो आ जाएंगे। अब बच्चे हमारे जो भी 20-25 लोगों के लिस्ट है, अगली लिस्ट वो डाली जाएगी। और मेरा अभी लड़ते लड़ते मेरी भाड़े की लड़ाई थी, भाड़े की लड़ाई के बाद अब बिल्डर से मेरी बातचीत चालू है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और बिल्डर के सामने प्रस्ताव रखूँगा मैं कि भैया जो मेरे 20-25 लोग हैं उनको आप भाड़े दीजिए। एआर डिपार्टमेंट में वहाँ पे वेरिफिकेशन करने से अच्छा हम आपके यहाँ पे बैठ के व्यक्ति को बुलाते, उसके पासबुक वगैरह लेके आप लेटर भेजिए ना कि भाई इनका व्यक्ति का इतना भाड़ा बाकी ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि आपने तो पैसे भरे वहाँ पे, बिल्डर ने तो पैसे भर दिए, तो भैया आप वहाँ पे दे के इनका मैटर ख़त्म कीजिए ना। दूध का दूध और पानी का पानी, तो बिल्डर की भी का भी मान सम्मान रह जाएगा। अगर वो करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भाई एआर डिपार्टमेंट तो है ही है, उनके थ्रू करवाएंगे। वहाँ जाने पे क्या होगा, थोड़ा सा समय और व्यतीत होगा। बिल्डर के थ्रू अगर होता है तो फास्ट काम होगा। तो देख लेते क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ इतने दिन गए, 2-4 महीना, एक महीना और सही, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के भाड़े निकलेंगे। तो दोस्तों ये जो भी चीज़ हम बताते हैं एक्सपीरियंस से बताते हैं, हम सिर्फ एसआरई की बुक खोल के नहीं बताते। मैं सर्कुलर एसआरई की बुक खोल के बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों सर्कुलर 200 सवा 200 सर्कुलर से, अब मैं इतना तो मेरे दिमाग में नहीं रखूंगा कि मैं एसआरई की पूरी बुक रखूं, एमआरटीपी की बुक रखूं, उतना तो भाई कोई नहीं करता है। एक एडवोकेट भी जब आर्ग्यूमेंट करते हैं तो बुक लेके ही करते हैं। हाँ, जो छोटे मोटे मतलब अपनी एकदम ज़रूरत के नेसेसिटी है वो मुझे याद रखते हैं। तो दोस्तों ये अलॉटमेंट की विषय में आपने बताया, लेकिन अलॉटमेंट में अगर आपके भाड़े बाकी है तो तुरंत 153 सर्कुलर नंबर 153 के आधार पे वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल कीजिए, आपके डिटेल्स लगा के, जैसे मैंने कहा, और वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे और डेवलपर्स को अलॉटमेंट की परमिशन नहीं मिलेगी। इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। यदि आपने उसमें ज़रा भी चूक किया तो भाई डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई हमको थोड़ा मालूम था आपके भाड़े बाकी है, आप तो कभी हमारे पास न्याय मांगने आए ही नहीं, हमारे रिकॉर्ड में तो नहीं है कि कोई भाड़ा बाकी है, तो भाई हम उनको दे दिया अलॉटमेंट का। तो ये गलती आपकी होगी, ये गलती आपकी होगी। हमारे यहाँ पे तो अधिकारी ने इस बिल्डर से खुला कहा कि भाई इनका 13(2) का मैटर है,
मैं आपको अलॉटमेंट की परमिशन नहीं दे पाऊंगी, इनका मैटर ख़त्म कर दीजिए। अगर इनका मैटर ख़त्म हो गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई मेरे पास जितने आए थे मैंने सबके भाड़े प्रोवाइड करवा दिए, मेरा मैटर हो गया ख़त्म, तब मैं आपको अलॉटमेंट के लिए परमिशन दे सकती हूँ। तो ये चीज़ आप भी अपनाइए, आपको भी करना है यदि आपके भाड़े बाकी है तो। अन्यथा आप समझ जाइए अलॉटमेंट के बाद आप लड़ने भी जाएंगे तो आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, भैया इतने दिन सोए थे क्या आप? क्योंकि कोर्ट में भी अगर हम देरी से जाते हैं तो देरी का कारण बताना पड़ता है, डिले ऑफ कंडोनेशन लगाना पड़ता है कि भैया देरी क्यों हुई। तो इसके लिए दोस्तों अभी से सब अलर्ट हो जाइए। अगर आपके भाड़े बाकी है तुरंत से तुरंत 153 के अंदर में सर्कुलर 150 के आधार पे एप्लीकेशन भरिए। आप नोडल ऑफिसर को मेल कर दीजिए, उनका भी फॉर्म लीजिए, उनको भी मेल कीजिए। लेकिन कैसे करना है, जैसे मैंने बताया, हर डॉक्यूमेंट लगा के, फिर आपको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होगा तो भाई आपने थोड़ा बनाया हो, बैंक ने बनाया है, बैंक का लेजर है, बैंक दिखा रहा है कितना भाड़ा है कितना नहीं है। अब उसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं, अधिकारी क्वेश्चन करते हैं, अरे वो 2 अकाउंट में भाड़ा दिया है तो बिल्डर, अब बिल्डर 2 अकाउंट में भाड़ा दिया तो बिल्डर बताए ना, मुझे तो नहीं मालूम, मेरा दूसरा अकाउंट तो है ही नहीं, या है भी तो भी मैंने यही नंबर दिया हूँ हमेशा, तो भाड़े इसी में आने चाहिए। अगर उसने दूसरे अकाउंट में डाला है तो बिल्डर मुझे शो करे ना, भैया आपके नाम से ये अकाउंट है उसमें मैंने भाड़ा डाला हूँ, तो मैं मानूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँगा कि मुझे भाड़े नहीं मिले? अगर बिल्डर ने दिया है तो मैं मान्य करता हूँ। जैसे कि 2022 में दिया था, फिर भी मैंने अपने लिस्ट में डाला कि 2022 में दिया है भाड़ा, 2022 में दिया है भाड़ा, जबकि शायद 2022 में मेरे हिसाब से इकलौता मैं ही रहूँगा जहाँ पे मुझे भाड़े मिले थे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और 2020 में भी जो भी भाड़े मिले थे पहले के, वो 2020 लॉकडाउन में, वो भी शायद मैं इकलौता था, नहीं उसमें 2 जन थे, मैं था और मेरे एक दोस्त, जो हम साथ में लड़ रहे थे, 2 जन को भाड़े मिले थे। तो दोस्तों ये चीज़ को समझिए, करिए, लड़ाई जाया नहीं जाती है। मैंने बोला था ना, अगर हम लड़ते रहेंगे तो एक न एक दिन सुनवाई तो होगी, न्याय मिलेगा। मिला मिला ना, अब सोमवार मंगल तो हमारे भाड़े अकाउंट में आ जाएंगे, और नहीं आए तो बिल्डर को अलॉटमेंट नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? तो वो काम करिए जिसमें आपका भी भला हो, औरों का भी भला हो। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, और जो भी कमेंट है करने के पहले दोस्तों, मेरे चैनल पे वीडियोस बने हुए हर विषय में मैं बना रहा हूँ, तो एक बार देख लीजिए। एक ही क्वेश्चंस बार बार आता है, एक ही क्वेश्चंस, सर जोड़ पत्र 3-4 कहाँ भरे? अरे भाई जोड़ पत्र के ऊपर मैंने कितनी वीडियो बना दी है यार, एक बार वीडियोस तो देख लीजिए। मैं बार बार एक ही क्वेश्चन पे अगर बनाऊंगा, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन मेरे बाकी जो दर्शक हैं ना, वो परेशान होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ नई चीज़ें आएगी, कुछ चीज़ें उनको जानकारी मिले, अलग बात है, लेकिन फिर भी आप पहले वीडियोस देखिए। मैंने हर वीडियोस बनाया हूँ, उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि भाई आपने वीडियो बनाया था लेकिन ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मैं आपको समझाऊँ। बार बार एक ही चीज़ है कि मैं कहाँ जमा करूँ, उसके ऊपर तो अभी स्पेशल वीडियो 2 दिन पहले मैंने डाला, 2 दिन पहले स्पेशल वीडियो डाला हूँ, जो बताया हूँ, फिर से बताया हूँ कंप्लेंट अथॉरिटी कौन होता है। तो बार बार वही चीज़ रिपीट करो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप एक बार वीडियोस देखिए, मेरा निवेदन है, विनंती है आपसे, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखिए। आपको वीडियो नहीं समझ में आया उसके बाद आप मुझे कमेंट कीजिए कि भाई मुझे नहीं समझा, मुझे समझाइए, तो मैं समझाऊंगा। क्या होता है, आप एक की वजह से मेरे और सब्जेक्ट रुक जाते हैं। मैं बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ इशारे के विषय में, एक एक चीज़ों के विषय में, ये एक्चुअली क्या है, ये क्या चीज़ है, कुछ समझिए। जब आप समझदार बनेंगे तब आपको न्याय मिलेगा। आज एक एडवोकेट कोर्ट में लड़ता है, उसको न्याय क्यों मिलता है? क्योंकि वो कानून जानता है, नियम जानता है। तो दोस्तों आप भी एसआरए का नियम जानिए ना, आपको किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं, किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स वही है, बस खाली कमेंट करना। आप जो वीडियोस देख रहे हो
उसमें पहले पता कीजिए कि मैंने कितनी वीडियोस बनाया हूँ। उस वीडियो को देखिए और आप कमेंट कीजिए, नहीं समझेगा तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और चेक वीडियो कैसी थी उस पर कमेंट कीजिए। आपके इसके विषय में जो भी देखने के बाद जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है वो उसका करिए, हम उसके बारे में भी समझाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।